दोस्तों। अभी तक देखो हम लोग इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट देख चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे इंडक्शन मोटर का टॉर्क डिराइव किया जाता है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, बट ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है आपके ईएससी कन्वेंशनल के अंदर, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कल डायग्राम। ठीक है, ईएससी कन्वेंशनल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। सीधा इस पे 20 नंबर का आपका एक कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट ये चीज गेट एग्जाम के अंदर या छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, समझने में इतना टिपिकल नहीं है, समझने के लिए इजीली समझ सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो, बट एक एक बारीकी को धीरे धीरे समझते चलना, जो जो चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, हर बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना कि कैसे हम क्या डिराइव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सर्कल डायग्राम क्या है, ये एक ग्राफिकल अप्रोच है। जैसे कि देखो कंट्रोल सिस्टम में होता है कि कंट्रोल सिस्टम की स्टडी तुम ट्रांसफर फंक्शन से भी कर सकते हो, या उसके अलग अलग ग्राफ प्लॉट करके भी कर सकते हो, बोडे प्लॉट, पोलर प्लॉट, इन सब चीजों से भी। सेम वे में इंडक्शन मोटर की स्टडी उसके इक्विवेलेंट सर्किट से भी हो सकती है, या एक ग्राफिकल अप्रोच भी होती है विच इज कॉल्ड एज अ सर्कल डायग्राम। तो सर्कल डायग्राम हमें वही सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि इक्विवेलेंट सर्किट प्रोवाइड करता है। तो पहले क्या हुआ करता था कि मैन्युअली इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करने से अच्छा है कि एक रफ एस्टिमेट निकाल लिया जाए सर्कल डायग्राम से। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो अब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर पैरामीटर्स को फीड कर दो। सॉफ्टवेयर के अंदर पैरामीटर्स को फीड कर दो, पूरी परफॉर्मेंस जज कर सकती है इंडक्शन मशीन की। लेकिन अब क्या होगा कि फिर भी कुछ ना कुछ जगह ऐसा है कि सर्कल डायग्राम अभी भी यूज किया जाता है, क्योंकि एक तो ये सिंपल है, ग्राफिकल अप्रोच है, और रिजल्ट्स फेयरली एक्यूरेट दे देता है, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ठीक ठाक आ जाता है। तो इससे विजुअलाइजेशन बेटर बनता है, रेदर देन जस्ट सॉफ्टवेयर में पैरामीटर फीड कर देने से। अगर तुम्हें किसी चीज का वेरिएशन ग्राफिकली ऑब्जर्व करना है तो सर्कल डायग्राम इज ऑलवेज प्रेफरेबल। तो इसमें लिखना, सर्कल डायग्राम is a graphical representation of operating characteristics of an induction motor, and it gives the same information as the equivalent circuit of induction machine. सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इक्विवेलेंट सर्किट भी हमें देता है। नेक्स्ट पॉइंट, with the use of softwares we can directly make use of equivalent circuit to judge the performance. But since circle diagram is a graphical technique, it is still preferred in certain industries. Next point, circle diagram gives a fairly accurate result, and it is easier to visualize operating characteristics, variation graphically as compared to numerically. ग्राफिकली विजुअलाइजेशन ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू न्यूमेरिकली। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले शुरुआत करने के लिए मैं बात करता हूं लोकस ऑफ रोटर करंट की। ठीक है, बेसिक से एकदम बनाएंगे अपन, बिल्कुल बेसिक से उठाने वाले हैं सर्कल डायग्राम। अब देखो रोटर सर्किट कैसा होता है। रोटर सर्किट के अंदर एक तो रिएक्टेंस होती है हमारी, और एक होता है अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, यही होता है। अब यहां हम दिखाते हैं ईएमएफ E2, रिएक्टेंस को लिखते हो JX2, रेजिस्टेंस R2 बाय S। मुझे इसमें किसका लोकस चाहिए, ये जो रोटर में करंट जा रहा है I2। तो कैसे लिखोगे I2, E2 बाय R2 बाय S प्लस JX2, यानी E2 इज I2 इंटू R2 बाय S प्लस JI2 X2। अब इस पूरी इक्वेशन को JX2 से डिवाइड कर दो, तो J से डिवाइड करने का मतलब न्यूमरेटर में माइनस J का आना है,
ये बन जाएगा ना, मैंने बस jx2 से डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को। अब इसका मतलब क्या है, अगर ग्राफिकली देखा जाए कि अगर E2 को हम लोग ऐसे ड्रॉ करें वर्टिकली, तो ये जो माइनस जे ई टू बाई एक्स टू है, माइनस जे का मतलब है ये E2 से कितना लैग करेगा, 90 डिग्री। माइनस जे माने माइनस 90, तो ये E2 से 90 डिग्री लैग कर जाएगा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज बना लो। ठीक है, जैसे ये मान लो मैंने लिख दिया ओ बी, ओ बी इज E2 बाई x2। ठीक है, उसकी लेंथ है E2 बाई x2 और वो 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब हम क्या जानते हैं, जो OB वाला करंट है वो दो करंट से बना है, एक तो I2 और एक माइनस जे आई टू बाय जे आई टू आर टू बाय एस एक्स टू। तो अगर I2 ड्रॉ करोगे तो ये मान लो I2 है, ये कितना एंगल लैग कर रहा है EMF से, थीटा टू। थीटा टू का मतलब क्या है, यहां पे थीटा टू है रोटर का इंपीडेंस एंगल tan इनवर्स x2 डिवाइडेड बाय R2 बाय S, या tan इनवर्स S x2 बाय R2। इतना एंगल लैग करेगा रोटर का करंट रोटर के ईएमएफ से। भाई रोटर के अंदर जो भी इंपीडेंस है उतने एंगल से ही लैग करेगा ना, तो ये तो I2 मैंने दिखा दिया। एक और करंट हमें लेना है जो कि माइनस जे लगा है I2 के साथ। I2 के साथ माइनस जे लगने का मतलब I2 से 90 डिग्री लैगिंग। I2 से 90 डिग्री लैगिंग अगर दिखाओगे तो मैं यहां दिखाता हूं। ठीक है, ये हो गया भाई I2 से 90 डिग्री लैगिंग। तो इसको लिख दो सपोज ओ ए कितना है, अब ये है I2 R2 बाय S X2। अब ये तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐड हो रहे हैं, चाहो तो अगर इसे ट्राइंगल रूल से ऐड करते तो इसकी टिप से ड्रॉ करते ना, ये यही होता ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। अब देखो यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल का जो लोकस होता है उसे कह सकते हो 90 डिग्री इज द एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये इस टाइप से एक सेमी सर्कल बन जाएगा, कुछ इस तरह से। ये बन गया ना एक सेमी सर्कल। अब तुम I2 की अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो इस सर्कल की पेरीफेरी पे, और हर बार एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रोटर के करंट का जो लोकस है दैट इज अ सेमी सर्कल। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, द लोकस ऑफ रोटर करंट इज अ सेमी सर्कल, इज अ सेमी सर्कल। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ कि किस तरीके से सेमी सर्कल बन रहा है। तो जब कहीं 90 डिग्री एंगल बनता है तो उसको हम एक सेमी सर्कल का भी एंगल दिखा सकते हैं, उसकी टिप से एक सेमी सर्कल पास होगा। तो रोटर करंट का हमें लोकस मिल गया। अब देखो बात ये, जब मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात करोगे तो उसमें रोटर के साथ साथ स्टेटर का भी सर्किट लेना पड़ेगा। तो अब अगला पॉइंट लिखना है, द सर्कल डायग्राम ऑफ एन इंडक्शन मोटर मेक्स यूज ऑफ approximate equivalent circuit of induction motor। ठीक है, approximate equivalent circuit क्या होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर में हम शंट ब्रांच को एक तरफ शिफ्ट कर देते थे, सेम वे में सर्कल डायग्राम बनाने के लिए इंडक्शन मोटर की शंट ब्रांच को भी एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो कैसे दिखाओगे, देखो शंट ब्रांच जो है उसको सप्लाई की तरफ शिफ्ट कर दो, ऐसे ही तो करते थे ट्रांसफॉर्मर में भी। आरसी जेएक्सएम, दो रिएक्टेंस और दो अपने रेजिस्टेंस। तो जो सीरीज ब्रांच होती है स्टेटर और रोटर की,
वो तो आपस में सीरीज में आ गई, jx1 jx2 डैश r1 r2 डैश बाय s, और इधर ये वोल्टेज हो गई v1। अब देखो स्टेटर से चलने वाला जो करंट है I1, वो सीधी बात है दो कंपोनेंट से बनेगा, एक तो I0 और एक I1 डैश, इन दोनों से बनेगा। अब ये दोनों ही करंट V1 के पैरेलल में आ रहे हैं, तो दोनों करंट को इंडिविजुअली तुम निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, I1 डैश को कैसे लिखोगे, इट इज V1 ओवर R1 प्लस R2 डैश बाय S प्लस J X1 प्लस X2 डैश। इसका मतलब है ये जो I1 डैश है ये V1 से लैग करेगा, और कितना लैग करेगा, इट विल लैग बाय tan इनवर्स X1 प्लस X2 डैश ओवर R1 प्लस R2 डैश ओवर S, इतना लैग करेगा। जैसे पहले रोटर के लिए इक्वेशन बनाई थी, वैसे ही अब कंप्लीट सर्किट के लिए बनाओ, V1 इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस R2 डैश बाय S प्लस J I1 X1 प्लस X2 डैश, ठीक है, सॉरी I1 डैश। अब क्या करो, जैसे पहले तुमने JX2 से डिवाइड कर दी थी पूरी इक्वेशन, यहां डिवाइड कर दो JX1 प्लस X2 डैश से। जब J डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में ले जाओगे तो माइनस J बनेगा, अब इसको हम OB कह सकते हैं, ये हमने लिखा था OA, प्लस इसको I1 डैश ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं बोल देता हूं सपोज थीटा। अब किस तरीके से दिखाओगे, देखो ये हुआ अपना V1। अब ये जो क्वांटिटी है OB, ये V1 के साथ माइनस J लगा हुआ है, V1 के साथ माइनस J लगने का मतलब जो OB है वो V1 से 90 डिग्री लैग करेगा, तो ये आ गया अपने पास OB, 90 डिग्री लैग कर गया। फिर ये जो I1 डैश है, ये हमें पता है V1 से कितना लैग करता है, थीटा, तो I1 डैश जो बनाओगे ये V1 से थीटा एंगल लैग करवाओगे। फिर ये जो OA है, इसमें I1 डैश के साथ भी माइनस J आ रहा है, तो माइनस J का मतलब ये I1 डैश से 90 डिग्री लैग करेगा, तो पहले की तरह बना दो इस टाइप से कि 90 डिग्री पे है, ठीक है ना, तो ये हो गया OB, ये OB लेंथ के बराबर है। अगेन ये वापस से कैसा फिगर बन जाएगा, इट विल बिकम अ सेमी सर्कल, ये बन गया ना सेमी सर्कल। तो इसका मतलब है जो I1 डैश करंट है, इसका भी लोकस क्या आएगा, सेमी सर्कल। तो इसमें लिखना द लोकस ऑफ करंट I1 डैश इज ऑल्सो अ सेमी सर्कल, ठीक है। वैसे तो सर्कल होता है एक्चुअल में, बट क्या होता है ना, सर्कल में जो नीचे वाला पोर्शन आएगा, सेमी सर्कल के जो नीचे वाला पोर्शन आएगा, वो इंडक्शन जनरेटर को शो करता है। थीटा की पॉजिटिव वैल्यूज माने मोटर, थीटा की नेगेटिव वैल्यूज यानी कि जनरेटर। तो इसमें एक पॉइंट लिख भी लेना, इफ वी कंप्लीट द सर्कल देन द लोअर पोर्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स द इंडक्शन जनरेटर, रिप्रेजेंट्स द इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। यहां तक ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात यह है, अगर मुझे टोटल करंट I1 चाहिए, अगर मुझे टोटल करंट I1 चाहिए, तो उसमें I0 भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो I0 है ना, ये कहां से निकाल लिया जाता है, ये नो लोड टेस्ट से आ जाता है। नो लोड टेस्ट में हमने क्या निकाला था, शंट ब्रांच के पैरामीटर्स ही तो निकाले थे।
तो I नॉट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नो लोड टेस्ट। तो अगला पॉइंट लिखना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द स्टेटर करंट I1 we need to include the shunt branch current I0 which will lag the supply voltage by an angle phi naught and can be determined using no load test। अब देखो क्या करेंगे, ये V1 है, इससे 90 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको मैं OB भी कहता था। अभी ऐसे बात नहीं करेंगे OB के बारे में डायरेक्टली। अब देखो यहां से एक ड्रॉ करो ना, I0 ड्रॉ करो, और थोड़ा लैगिंग बना लेते हैं, काफी ज्यादा लैग करता है, 70-75 डिग्री इजीली लैग कर जाता है। ये मान लो ये है अपना I0, कितना लैग कर रहा है ये एंगल, फाई नॉट, ये I0 बन गया। अब हमें I0 में ये I1 डैश ऐड करना है, यानी I1 डैश का जो लोकस था उसको ओरिजिन से ना बना के उसको I0 के टिप से बनाओ। तो अगला पॉइंट ये लिखना, in order to add I1 dash to I0 we need to draw the locus of I1 dash not from origin but from the tip of I0। यानी अब इस तरीके से ड्रॉ करना, ये O है, ये Q है, तो अब OB वाला जो करंट ले रहे थे उसकी जगह कौन सा करंट ले लोगे, QB। फिर इसमें हम क्या करते थे, यहां से एक ऐसे हम I1 डैश लेते थे और एक इससे 90 डिग्री पे हमारा ये वाला फेजर जाता था, और इन दोनों को मिला के हम क्या बना देते थे, एक ऐसे करके एक सेमी सर्कल आ जाता था। ठीक है, तो यानी अब जो सर्कल डायग्राम बनेगा वो ओरिजिन से ना बना के कहां से बनाओ, I0 के टिप से। और ये जो I1 डैश है ये वही एंगल थीटा है जो हमने पहले दिखाया था, ये वही एंगल थीटा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर ये स्लिप बढ़ती जाए, स्लिप बढ़ने से डिनोमिनेटर कम होगा तो थीटा क्या होगा, थीटा बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है, यानी थीटा विल इंक्रीज। तो इसमें लिखना, एज द स्लिप इज इंक्रीज्ड द एंगल बाय विच I1 dash lags V1 will also increase। तो स्लिप इक्वल टू 1 के लिए ज्यादा लैगिंग दिखा देते हैं इस टाइप से, ये है स्लिप इक्वल टू 1। रहेगा तो देखो सेमी सर्कल पे ही लोकस, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री एंगल का मतलब है दैट इट शुड ऑलवेज लाई एट द पेरिफेरी ऑफ अ सेमी सर्कल, बट स्लिप 1 पे ज्यादा एंगल लैग कर जाएगा। तो ये जो एंगल लैग कर रहा है दिस इज थीटा करेस्पॉन्डिंग टू S इक्वल टू 1। ये बात क्लियर हुई कि किस तरीके से टोटल स्टेटर करंट का लोकस बनता है। अब ये देखो, ये जो लेंथ है QQ डैश, QQ डैश इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ I0 पैरेलल टू V1। ये चीज सोच के देखो, I0 के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू V1 और एक पैरेलल टू V1। जो भी करंट का कंपोनेंट वोल्टेज के सेम फेज में आ जाता है इट कंट्रीब्यूट्स रियल पावर। तो I0 में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो रियल पावर देता है, दैट इज योर IW। I म्यू तो रिएक्टिव पावर देता है और IW क्या देता है, रियल पावर। यानी कि इट रिप्रेजेंट्स, रियल पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी रियल पावर, कोर लॉस। शंट ब्रांच में दो पावर होती है, एक रियल और एक रिएक्टिव। आरसी वाली पावर होती है कोर लॉस और एक्सएम वाली वो रिएक्टिव पावर होती है जो फ्लक्स बनाने के काम में आती है। यानी ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट रिप्रेजेंट्स द कोर लॉस। ठीक है,
ऐसे ही किसी भी करंट का इस पूरे फेजर डायग्राम या सर्कल डायग्राम के अंदर अगर वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, यानी कि जो वोल्टेज के सेम फेज में आएगा, दैट विल गिव यू रियल पावर, और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे दैट विल गिव यू रिएक्टिव पावर। तो एक पॉइंट लिखना, इन द सर्कल डायग्राम whenever we consider vertical component of current or the component of current parallel to voltage, then it represents real power. Then it represents real power. अब देखो, इंडक्शन मशीन के अंदर नो लोड पे सिर्फ कोर लॉस नहीं होते। अभी तक तो तुम सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहे हो ना। इक्विवेलेंट सर्किट से सोचें तो इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर तो एक जैसे हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि इंडक्शन मशीन रोटेटिंग है और ट्रांसफार्मर स्टेशनरी है। और रोटेटिंग मशीन में खास करके एक लॉस एक्स्ट्रा आता है, दैट इज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो ये एग्जैक्टली ट्रांसफार्मर नहीं है, इसके अंदर फ्रिक्शन विंडेज लॉस भी लेना चाहिए। तो ये जो क्यू क्यू डैश है, ये सिर्फ अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोर लॉस। तो हमें इसकी लेंथ को, क्यू क्यू डैश की लेंथ को बढ़ा करके वी मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो इसमें लिखना, इंडक्शन मोटर इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफार्मर बिकॉज इट इज रोटेटिंग एंड हेंस इट कंटेन्स friction and windage losses. So in order to include friction and windage losses, we must increase the length of QQ dash, which will then represent core loss plus friction and windage loss. ठीक है, कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन विंडेज दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। अच्छा, एक चीज ऑटोमेटिकली वैसे भी सोचो कि जब नो लोड टेस्ट करते हो तो मोटर ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है, तो उस समय पे मोटर में जो लॉस आते हैं वो फ्रिक्शन विंडेज भी होते हैं और कोर लॉस भी होते हैं। तो अगर तुम नो लोड टेस्ट के हिसाब से फेजर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली इसमें फ्रिक्शन विंडेज लॉस इंक्लूड हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, इफ द करंट आई नॉट इज प्लॉटेड on the basis of no load test, then it automatically includes the effect of friction and windage loss, because during no load test the power consumed contains friction windage loss and the core loss. बात मेरी क्लियर हुई? नो लोड टेस्ट में फ्रिक्शन विंडेज लॉस इंक्लूडेड रहता है, इसीलिए अगर नो लोड टेस्ट के हिसाब से या आई नॉट बनाने वाले हो तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, उसमें फ्रिक्शन विंडेज लॉस पहले से ही इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और अगर पैरामीटर्स के हिसाब से बनाओगे तब तो तुम सिर्फ आरसी के हिसाब से ले रहे हो, तब फ्रिक्शन विंडेज लॉस इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आई नॉट है, आई नॉट हमें कितना लेना है? नो लोड लॉस यानी फ्रिक्शन विंडेज प्लस कोर लॉस बाय √3 V1 cos थीटा नॉट। √3 VI cos थीटा होगा ना रियल पावर। तो वही मैं कह रहा हूं, नो लोड पे लॉसेस कौन कौन से होंगे? इसके अंदर दो लॉस होंगे, कोर लॉस और फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस। तो इसीलिए क्या होता है ना, ज्यादातर ये जो सर्कल डायग्राम बनाया जाता है ये टेस्ट के डेटा से बनाते हैं, नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट के डेटा से बनाते हैं। तो उसमें तुम्हें फ्रिक्शन विंडेज को अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नो लोड टेस्ट में जो रियल पावर आती है दैट इंक्लूड्स द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। अब हम आ रहे हैं कंप्लीट सर्कल डायग्राम पे। ठीक है, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ध्यान से समझना एक एक बात इसके बारे में। बेसिक तो क्लियर हुआ ना कि सर्कल डायग्राम बनता कैसे है। सिर्फ हमने क्या कहा, अगर हम इक्वेशन को ऐसे ट्रांसलेट कर लें कि वो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स या फेजर्स का सम आ जाए, तो देन द लोकस ऑफ द टिप ऑफ द फेजर विल बी अ सर्कल। अब देखो सर्कल डायग्राम बनाने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी भाई? रेफरेंस जो लोगे, थोड़ा सा और इसको स्ट्रेट बना लेते हैं।
ये डायग्राम देखो कॉपी में जितना बड़ा बनाओगे ना उतनी क्लैरिटी मिलेगी, तो छोटा मत बनाना। V1 से करोगे और एक 90 डिग्री पे इसके एक्सेस और डिफाइन करोगे। ठीक है, अब पहले की तरह ही चल रहा हूं अभी। फिर क्या लोगे, फिर एक करंट लोगे I0 जिसका एंगल होगा थीटा नॉट। ठीक है, ये हो गया O, ये हो गया Q और ये हो गया N। तो मैं क्या कहता हूं कि QN इज बेसिकली, एक एक चीज साथ साथ समझाता चल रहा हूं बनाते हुए, QN इज बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ I0, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रियल पावर। और रियल पावर क्या होगी नो लोड पे, कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ठीक है, तो ये दो लॉसेस के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोर लॉस और फ्रिक्शन विंडेज लॉस। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि जो स्टेटर से चलने वाला करंट है, स्टेटर से चलने वाला करंट क्या होगा, वो होगा I1। तो I1 को अगर ड्रॉ करना है तो यहां से ड्रॉ कर लो, या एक काम करो अगर टेस्ट डेटा से जाना चाहते हो तो टेस्ट डेटा से अगर जाना चाहते हो तो ऐसे जा सकते हो। ये समझाता हूं कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का यूज कैसे होता है। टेस्ट डेटा से जाना है तो क्या करो, यहां से ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल में ड्रॉ कर लो, ये आ गया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या शो कर रहा है, कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन विंडेज लॉस। अब क्या करो, ओरिजिन से एक फेजर बना लो शॉर्ट सर्किट करंट का, यह है ISC। ठीक है, ओरिजिन से मैंने बना लिया, ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा है ये, और कितने एंगल पे रिलेटेड है ये, फाई SC। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट लिखना, बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट we draw a phasor ISC from origin which lags the voltage V1 by an angle phi SC। अब क्या होगा, ये ISC में भी नो लोड करंट तो इंक्लूडेड होगा। ट्रांसफॉर्मर या इंडक्शन के सर्किट में देखो तो शॉर्ट सर्किट करो या ओपन सर्किट, नो लोड करंट हमेशा फ्लो करता है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, I0 के टिप से इसको जोड़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तुम लोग स्केल से बना लेना डायरेक्टली, मुझे इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने ISC को भी बता दिया कि दो करंट्स का समय, एक तो नो लोड करंट और एक जो हमारा सीरीज वाली ब्रांच के अंदर करंट फ्लो करता है। अब बात है नो लोड करंट कांस्टेंट कैसे मान लिया भाई, नो लोड करंट कांस्टेंट ऐसे मान लिया कि जब अप्रोक्सीमेट सर्किट लेके चलता हूं, अप्रोक्सीमेट सर्किट जब लेके चलता हूं तो शंट वाली ब्रांच V1 के पैरेलल में लगी है। जब तक V1 कांस्टेंट रहेगा तब तक शंट वाली ब्रांच का करंट भी कांस्टेंट रहेगा। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, वी हैव एज्यूम्ड नो लोड करंट टू बी कांस्टेंट बिकॉज इन अप्रोक्सीमेट सर्किट the shunt branch is connected in parallel to V1, so as long as V1 remains constant, as long as V1 remains constant, the current in the shunt branch will also remain constant। या एक काम करते हैं, देखो इस फेजर को ना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतने बड़े में ना हम सर्कल नहीं बना पाएंगे, सर्कल हमारे बोर्ड पे फिर आ नहीं पाएगा। तुम लोग अपनी कॉपी के साइज के हिसाब से बना लेना, मैं बस इसको थोड़ा सा लेंथ शॉर्टन कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो हमने I0 को कांस्टेंट माना है तो मैंने बोल दिया ISC दो करंट से बना है, I0 और I1 डैश से। अब इसके बाद क्या किया जाए, अब हमें क्या पता है कि यहां से इस पे 90 डिग्री पे एक फेजर ड्रॉ कर लो। ये 90 डिग्री पे मैंने ड्रॉ कर लिया।
तो ये जो पॉइंट है ये एक सेमी सर्कल पे लाई करना चाहिए, तो अब सेमी सर्कल बना सकते हो इस टाइप से। ये आ गया ना सेमी सर्कल, सिंपल है। मैंने क्या किया, पहले आईएससी ड्रॉ कर लिया टेस्ट के डेटा से, फिर मैंने क्या किया, आई नॉट से आईएससी की टिप को जोड़ा और वहां से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की, तो वो जहां हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगी वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एंड इट विल लाई इनसाइड अ सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल के वो अंदर लाई करेगा। इतनी मेरी बात क्लियर हुई? ये शॉर्ट सर्किट करंट वाला फंडा क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो यहां तक सभी लोग एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक पॉइंट लिखना, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन joining ISC and I naught, and wherever it intersects the horizontal axis will give us the diameter of a semicircle. सेमी सर्कल का डायमीटर इतना है। ठीक है, जैसे इसको कुछ नाम भी दे दो, क्या दिक्कत है, इसको मैं ए बोल देता हूं। तो ये QA जो है ना, QA सेमी सर्कल का डायमीटर है। ये मेरी बात क्लियर हुई? वैसे तो एक्चुअल में देखो जो बुक्स में दिखाया होता है ना, तो बुक्स के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो आईएससी वाला पार्ट है, आईएससी वाला पार्ट थोड़ा सा राइट में चला जाता है, तो मैं इसी हिसाब से ड्रॉ कर देता हूं कि कहीं ऐसी कंफ्यूजन ना हो जाए कि आईएससी हमेशा टॉप पे लाई करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ऐसे दिखाते हैं, ये आईएससी हो गया और ये वाला एंगल मैंने इंक्रीज करके फाई एससी कह दिया, और वो जो ब्लू वाला फेजर बना रहे थे वो यहां से बना लो, बात एक ही है। ये 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। बात मेरी समझे? ज्यादातर आईएससी राइट में दिखाते हैं, मैंने इसको मॉडिफाई इसलिए किया है कि तुमको ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि आईएससी सेमी सर्कल के टॉप पे लाई करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, देखो जब एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे ना टेस्ट के डेटा के हिसाब से, तो उस पर डिपेंड करेगा। ये मेरी बात क्लियर हुई यहां तक? ठीक है, तो ये डायग्राम ना पेंसिल से बनाना, हल्की बहुत बीच बीच में करेक्शंस होंगी, तो बार बार परेशान मत होना। अब इसके आगे की हम बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो आईएससी आया है इसका भी मैं वर्टिकल कंपोनेंट ले लेता हूं। ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैंने लिया, तो आईएससी को जैसे मैंने बोल दिया कि ये मान लो बी है और ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया सपोज सी, तो बीसी क्या बताएगा? बीसी क्या है? ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आईएससी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आईएससी। ठीक है, अब आईएससी का वर्टिकल कंपोनेंट हमें क्या बताएगा बताओ? इट विल शो द रियल पावर ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट एक ही बात है ना? तो रियल पावर क्या क्या होती है? इट इज कॉपर लॉस प्लस स्टेटर कोर लॉस प्लस रोटर कोर लॉस, और कॉपर लॉस में दोनों इंक्लूडेड है, स्टेटर और रोटर। इसमें फ्रिक्शन विंडेज नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट के अंदर जब रोटर की स्पीड 0 होती है तो फ्रिक्शन विंडेज लॉस डज नॉट ऑकर। अब बात यह है कि तुमने तो ये बोला था ये जो हाइट है, ये जो दो लाइंस के बीच का गैप चल रहा है, ये हमें बता रहा है कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन विंडेज। और अभी मैं कह रहा हूं कि जब शॉर्ट सर्किट या ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात होगी तो फ्रिक्शन विंडेज लॉस नहीं आएगा। तब बात यह आती है कि ये हाइट फिर रिप्रेजेंट क्या करती है? तो ऐसे भले ही क्वेश्चन बना के लिख लेना, क्वेश्चन बना के लिख लो इसी के अंडर, ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट the rotor is at rest, so friction windage loss does not occur, then what does the height DC represent? अब बात यह आती है ब्लॉक्ड रोटर के अंदर, थोड़ा सा ध्यान से समझना, रोटर की स्पीड 0 होती है तो स्लिप होती है 1,
जिसका मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टेटर के बराबर आती है। अब हम हमेशा रोटर के कोर लॉस को इग्नोर कर देते थे इस एजम्पशन पे कि रोटर की फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है तो उसके हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस भी बहुत ही छोटे होंगे। लेकिन अब रोटर और स्टेटर की फ्रीक्वेंसी बराबर है, क्या अब रोटर के कोर लॉस को इग्नोर कर सकते हो? तो क्या आंसर होगा इसका? नहीं भाई, अब नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। अगर अब इग्नोर नहीं कर सकते, इसका मतलब है रोटर कोर लॉस बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू नो लोड टेस्ट। नो लोड में तो मोटर इतना तेज भागती है कि सिंक्रोनस के आसपास भागती है। अगर मोटर इतना तेज रन कर रही है तो उसकी स्लिप ऑलमोस्ट जीरो होगी। स्लिप ऑलमोस्ट जीरो का मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी बहुत ही छोटी होगी। रोटर की फ्रीक्वेंसी छोटी होने का मतलब उसके कोर लॉस नेग्लिजिबल होंगे। तो इसमें लिखना, ड्यूरिंग नो लोड टेस्ट the motor runs at a speed close to synchronous speed, so its slip is almost zero, which means rotor frequency is very small and rotor core losses can be ignored. Rotor core losses can be ignored. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, in blocked rotor test the rotor frequency is same as stator frequency. So the rotor core losses cannot be ignored and hence they make up for the friction and windage loss. तो अब ये जो हाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी रोटर कोर लॉस प्लस स्टेटर कोर लॉस। तो इसमें लिखना, hence the height DC represents the stator and the rotor core loss. The stator and the rotor core loss. मेरी बात समझे? यहां तक बात क्लियर होती है? ठीक है ना? स्टेटर और रोटर के कोर लॉस को रिप्रेजेंट करेगी ये डीसी जो है। तो फ्रिक्शन विंडेज नहीं आया तो क्या हुआ? रोटर कोर लॉस आ गया, बात बराबर पड़ गई। पहले फ्रिक्शन विंडेज आ रहा था, वहां रोटर कोर लॉस नहीं था। यहां पे जो कोर लॉस है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है? स्टेटर की वजह से। और यहां फ्रिक्शन विंडेज के गए, रोटर कोर लॉस आ गया। तो यानी ये जो हाइट बीडी है, बीडी क्या रिप्रेजेंट करेगी? तो डीसी बता रही है स्टेटर प्लस रोटर कोर लॉस। तो बचे हुए लॉस कौन रिप्रेजेंट करेगी? बीडी। बीडी है कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस भी दो के होते हैं, स्टेटर प्लस रोटर। बात समझे? स्टेटर और रोटर के मिला के कॉपर लॉस हो गए। अब क्या होता है इसमें, यह कैसे मालूम चले कि कितना कॉपर लॉस स्टेटर का है और कितना कॉपर लॉस रोटर का है? यहां तक लिख लिया ना? तो ये वाला पार्ट मैं रब कर दे रहा हूं। अब थोड़ा सा ना रेफर करते हैं एक बार अप्रोक्सीमेट सर्किट को, छोटा सा बना रहा हूं, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो मैंने अभी बनाया भी था। ठीक है, इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट बोलूंगा ना तो तुम लोग, बहुत सारे लोग विजुअलाइज नहीं कर पाओगे मैं बात क्या कर रहा हूं, तो मैं ड्रॉ करके समझाता हूं। देखो, अप्रोक्सीमेट सर्किट में एक तो शंट ब्रांच थी अपने पास, और एक अपने पास थी सीरीज ब्रांच। R1 X1 X2 डैश R2 डैश बाय S। अब इसमें देखो, मैं कहता हूं ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ड्यूरिंग ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट जो स्लिप है वो 1 होती है। तो R2 डैश बाय S कितना हो गया? R2 डैश। अब दोनों ही R1 और R2 डैश में करंट कितना जा रहा है? I1 डैश। तो स्टेटर कॉपर लॉस कितना होगा? इट विल बी I1 डैश स्क्वायर इंटू R1 इंटू 3 फेज के लिए। और रोटर कॉपर लॉस कितना होगा बताओ? 3I1 डैश स्क्वायर R2 डैश। तो अगर मैं ये कहूं कि रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस का मुझे रेशो चाहिए,
तो तुम क्या कहोगे, इट विल बी R2 डैश बाय R1। तो ये जो लॉसेस आएंगे दे विल बी इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें लिखना द हाइट BD रिप्रेजेंट्स द टोटल कॉपर लॉस which comprises of stator and the rotor copper loss, and the ratio of stator and rotor copper loss is same as the ratio of their resistances। ठीक है, अब बात है क्या ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, तो मेरा आंसर है हाँ ये निकाल सकते हो। कैसे, मैंने ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के अंदर समझाया था कि R1 तो निकाल लिया जाता है वोल्टमीटर एमीटर मेथड से, और फिर जो भी ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में टोटल रेजिस्टेंस आता है उसमें से R1 हटा के क्या मिल जाता है, R2 डैश। तो इसमें लिखना R1 एंड R2 डैश can be computed using the results of blocked rotor test and using voltmeter ammeter method, using voltmeter ammeter method। बात समझे, इतनी बात मेरी क्लियर हुई ना? ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं भाई, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इस तरह से कट करती चली जाए। ये कट किस हिसाब से कर रही है कि ये जो रेशो आएगा, जैसे इसको मान लो मैं E बोल देता हूं, ये इस हिसाब से कट कर रही है लाइन कि ये जो BE है बाय ED है ये रहे R2 डैश बाय R1। ठीक है, अब इसमें लिखना ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम Q which cuts the line BD in the ratio of rotor to stator resistance। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है ये लाइन डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है, वो तुम्हें डेटा के हिसाब से ही ड्रॉ करनी है। क्या करोगे, मान लो ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है, 3/2 के रेशो में बांटनी है, तो ऊपर से 3 सेंटीमीटर ले लो, नीचे से 2 सेंटीमीटर, ये E वाला पॉइंट मिल जाएगा, इसको Q से जोड़ दो। इतनी मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? अब ये तो बात हुई ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट की। अब बात है कोई भी जनरल स्टेटर करंट अगर मैं लेके चलूं, तो जनरल जो भी स्टेटर करंट लोगे उसका लोकस तो ये ग्रीन वाला सर्कल ही आएगा। तो देखो ले लेते हैं, एक काम करते हैं, मान लो ये करंट है अपना I1, ये स्टेटर का करंट है, कितने एंगल पे है, Φ1। ये भी दो करंट से बना होगा अप्रोक्सीमेट सर्किट के हिसाब से, एक तो I1 डैश और एक I0। तो I0 इसमें से घटा दो तो हमारे पास जो करंट आएगा ये होगा I1 डैश। ये जो रेड डॉटेड लाइन है ना, ये I1 डैश होगी। अब इस पॉइंट को कुछ मैं बोल देता हूं, लेटर से D तक तो आई गए, DE, चलो F मैंने बोल दिया, ये पॉइंट है F। अब क्या होगा, देखें भाई क्या होगा। अब F से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको मैं G बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं H। तो ये FH क्या रिप्रेजेंट करेगा, FH रिप्रेजेंट करेगा रियल पावर। FH क्योंकि करंट वोल्टेज के पैरेलल है ना, रिप्रेजेंट्स रियल पावर इन I1। बात समझे, ये एक जनरल स्टेटर करंट है, ना तो ब्लॉक्ड रोटर है ना ही नो लोड है, कोई भी बीच का एक करंट है। अब इसमें से GH जो है वो क्या बताता है, स्टेटर कोर लॉस, स्टेटर कोर लॉस प्लस और क्या बताता है, फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस। इतना डेटा GH से मिलता है। तो बचा हुआ FG क्या हुआ, FG क्या हुआ, ये हुआ P आउटपुट प्लस कॉपर लॉस। ठीक है, P आउटपुट प्लस कॉपर लॉस। अब बात है इसमें से अगर मुझे आउटपुट पावर चाहिए तो मुझे कॉपर लॉसेस को इसमें से रिमूव करना है, तो अब उसके लिए क्या किया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे बात करूंगा कॉपर लॉसेस की। इतनी मेरी बात क्लियर है ना यहां तक?
और ये भी जो रियल पावर है ना I1 में, रियल पावर इनपुट कर लेना, यहां पे I1 इनपुट करंट है, तो टोटल जो भी रियल पावर अंदर आ रही है मोटर के, वो कुछ तो आउटपुट में जाएगी, कुछ लॉसेस में जाएगी। नीचे वाला ये जो इंटरसेप्ट है, ये तो बता रहा है फ्रिक्शन विंडेज और कोर लॉस, तो बचा हुआ क्या बताएगा, आउटपुट पावर प्लस कॉपर लॉस। अब मुझे ये डिटरमाइन करना है, ये जो पूरी लेंथ है एफ जी, इसमें से कितनी पावर आउटपुट पावर है और कितने लॉसेस कॉपर लॉसेस हैं, कितनी पावर कॉपर लॉस है। तो देखो अलग अलग इंटरसेक्शन को ना नाम दे देते हैं। नाम जैसे मैंने इसको दे दिया H, ठीक है, इसको मैंने दे दिया J, इसको मैंने दे दिया K। ये तीन नाम मैंने दे दिए, J, H और K। अब देखो मेरा फोकस यहां पे ना दो ट्रायंगल्स पे रहने वाला है, एक तो ये BQD, ये BQ यानी ब्लू वाली लाइन, और ये D, ठीक है, और दूसरा FQG, BQD और FQG। अब देखो, अब इसके बाद ना हेडिंग डाल लेना भले ही, स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस, स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस। अब इसमें से मुझे कॉपर लॉसेस अलग करने हैं, सेपरेट आउट करने हैं, तो कैसे करोगे। अब हमें ये पता है जो आईएससी का वर्टिकल इंटरसेप्ट है, ये जो है बीडी, ये पूरा का पूरा क्या बताता है, लॉस बताता है। तो हम क्या कहते हैं, बीडी रिप्रेजेंट्स स्टेटर, ये अभी हमने पढ़ा था ना, एंड रोटर कॉपर लॉस एट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में स्टेटर और रोटर का कॉपर लॉस बताता है। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले देखो, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, कौन से ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल BQD, ट्रायंगल BQD। अब इसके अलावा और किसकी बात कर लो, ट्रायंगल HGQ या HQG। ये देखो HQG, H ये वाला पॉइंट, Q ये वाला पॉइंट, G ये वाला पॉइंट, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल। ध्यान से देखना, HQG और BQD इसका एंगल सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, दीज आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हुए तो HG अपॉन BD, HG अपॉन BD किसके बराबर होगा, HG अपॉन BD बराबर होगा QH अपॉन QB के, QH अपॉन QB। ये मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब बात यह है, ये QH अपॉन QB आएगा कितना, HG अपॉन BD अगर ये QH अपॉन QB के बराबर है, तो QH और QB की वैल्यू हमें चाहिए होगी। अब QB के लिए देखो, ये बड़े वाला ट्रायंगल QBA, अब ट्रायंगल QBA देखना, इन ट्रायंगल QBA, QBA के अंदर अगर QB की बात करोगे तो QB इज QA, और ये वाला एंगल अगर जैसे मान लो ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है, तो QB ट्रायंगल का बेस हो गया, QA हो गया हाइपोटेनस कॉस थीटा। बात समझे, मैंने सिर्फ ये बोला है QB को इस वाले ट्रायंगल से निकाल लो, ये जो ब्लू डॉटेड और ब्लू लाइन वाला ट्रायंगल है ना, इससे निकाल लो। अब ऐसा ही एक ट्रायंगल तुम भी यहां से भी बना सकते थे, F से, ऐसा ही एक ट्रायंगल यहां से भी बन सकता है QFA। अगर QFA बनाते हो तो मुझे कौन सी लेंथ की जरूरत है, मुझे जरूरत है QH की, ठीक है। QH अब कैसे निकालोगे, HG अपॉन BD इक्वल टू हमारा हो गया था QH अपॉन QB। QH अगर निकालना है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग यहां से QF निकाल सकते हैं, इसी ट्रायंगल से अगर QF निकालें, लेकिन एंगल तो अलग अलग होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल QFG, सॉरी QFG नहीं QFA,
QFA वाले ट्राइंगल में बताओ जरा QF कितना होगा? QA cos एंगल FQA, ठीक है, ये एंगल अलग होगा FQA। तो ये QF मिल गया, लेकिन मेरा एम है QH निकालने का, ठीक है। अब इसमें ये सोचो जरा QH कैसे निकालोगे? QF तो हमारे पास आ गया, QH अपॉन QB, QB हमारे पास है QA cos थीटा, या इसको भी थीटा की जगह ना एंगल का नाम ही दे दो, एंगल इसको नाम दे दो BQA। अब देखो ये हमारे पास QB और QF आ चुका है, लेकिन चाहिए क्या हमें? QH। अब QH निकालने का तरीका क्या होगा? ये वाली लेंथ हमें चाहिए, या इसको ना एक काम और कर सकते हैं, एक और अप्रोच फॉलो कर सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल की मदद से। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, QG अपॉन QD। एक काम करते हैं, इसको अप्रोच कर लेते हैं QG बाई QD से, रेदर देन हाइपोटेनस से जाएं हम इसको बेस से अप्रोच करते हैं, QG बाई QD। अब ये देखो ये QG कैसे निकालोगे? QG के लिए ट्राइंगल देखना FQG, इन ट्राइंगल FQG। अब FQG में QG क्या होगा भाई? QG होगा QF cos एंगल FQG। और दूसरा ट्राइंगल QD निकालने के लिए, QD के लिए देखो ट्राइंगल BQD, BQD में QD कितना होगा? ये होगा QB cos एंगल BQD, यही होगा ना, ये आ गया। अब बात है QG अपॉन QD। अब एंगल FQG की बात करो, एंगल FQG और एंगल FQA तो बराबर हैं। देखो जरा ट्राइंगल, एंगल FQG इज इक्वल टू एंगल FQA, तो cos ऑफ एंगल FQG इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल FQA। अब FQA भी देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका cos क्या होगा? इसका cos होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि QF अपॉन QA। ऐसे ही देखो एंगल BQD जो है, एंगल BQD जो है वही एंगल है BQA, तो cos ऑफ एंगल BQD इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल BQA। तो राइट एंगल ट्राइंगल में BQA का cos कितना बनेगा? अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनस, QB बाय QA, ठीक है। ये बनने के बाद बताओ HG अपॉन BD कितना होगा? QG की जगह लिखोगे QF cos FQG, कितना है? QF बाय QA। सिंपल बात है, QG की जगह मैं ये वैल्यू डाल रहा हूं, ठीक है, और cos की जगह QF बाय QA। ऐसे ही नीचे बताओ QD है, QD की जगह QB cos लिखोगे और cos की जगह QB बाय QA। QA से QA कटा तो QF स्क्वायर बाय QB स्क्वायर। QF कितना है? QF है I1 डैश, और QB कितना है? ISC। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो R1 प्लस R2 डैश से, तो दोनों तरफ R1 प्लस R2 डैश मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, यानी कि HG और BD दोनों ही क्या बताते हैं? दे रिप्रेजेंट्स द शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस, या ये कह दो दे रिप्रेजेंट कॉपर लॉस। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, बेस्ड ऑन दिस डेरिवेशन वी कैन से दैट HG द वर्टिकल हाइट रिप्रेजेंट्स द स्टेटर एंड रोटर कॉपर लॉस। स्टेटर और रोटर के कॉपर लॉसेस दे रही है। अब HG को देखो, ये जो E वाली लाइन है इसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो E वाली लाइन थी ये BD को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, R1 और R2 डैश के।
ऐसे ही ये Hg को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ऐसे ही अगला पॉइंट लिखना, द लाइन QE divides BD in the ratio of rotor copper loss to stator copper loss or rotor to stator resistance. Similarly, QE will divide Hg in the ratio of rotor to stator resistance. तो ये जो Hg है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, Hk और Kg, और इनका भी रेशो यही आएगा जो कि आया था BE अपॉन ED का। अब देखो यहां से काफी पिक्चर क्लियर हो जाती है। कैसे? यहां से क्या क्या मालूम चला, देखो अब रिवाइंड करते हैं। FG क्या बता रहा था? P आउट प्लस P स्टेटर कॉपर लॉस प्लस P रोटर कॉपर लॉस। अब FG इज इक्वल टू FH प्लस HG। HG अभी मैंने बोला क्या बता रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग P स्टेटर कॉपर प्लस P रोटर कॉपर। तो FH क्या बचा? दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। FH इज द P आउट। FH इज P आउट। मेरी बात क्लियर हुई? FH जो आता है यानी ये वाली जो लेंथ है F से लेके H तक, ये P आउट को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो H पॉइंट का लोकस है दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट पावर। तो एक पॉइंट लिखना, सिंस FH रिप्रेजेंट्स द आउटपुट पावर, वी कैन से द पॉइंट H which lies on QB पे लाई कर रहा है ना H, is the locus of output power, hence QB is also called as power line, is also called as power line। ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको बोल देते हैं पावर लाइन। अब मुझे बताओ एयर गैप पावर कैसे निकलती है? एयर गैप पावर क्या होती है? इट इज P आउटपुट प्लस P रोटर कॉपर लॉस। अब रोटर कॉपर लॉस कौन सा होगा? हमने बताया ना H के जो है रोटर कॉपर लॉस है, तो FH प्लस HK यानी कि FK, और टॉर्क जो होता है वो होता है एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस, यानी कि टॉर्क इज FK बाय ओमेगा एस। तो इसमें लिख लेना हेंस FK इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सॉरी, hence the locus of point K, hence the locus of point K which lies on QE is also called as torque line। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसे कह देते हैं टॉर्क लाइन। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है दैट इज पावर लाइन, और जो ब्लैक डॉटेड लाइन है दैट इज टॉर्क लाइन, क्योंकि इस पे जो K पॉइंट लाई कर रहा है दैट रिप्रेजेंट्स योर एयर गैप पावर। ये बात क्लियर हुई कि टॉर्क कैसे निकलता है। अब मान लो स्लिप निकालनी है। स्लिप कैसे निकल सकती है? स्लिप निकल सकती है रोटर कॉपर लॉस बाय एयर गैप पावर। स्लिप इज रोटर कॉपर लॉस बाय PAG। अब रोटर कॉपर लॉस कौन सी लेंथ रिप्रेजेंट करती है? HK, एयर गैप पावर FK, तो यहां से स्लिप भी आ जाती है HK बाय FK। तो ग्राफिकल मेथड से तुमने टॉर्क डिटरमाइन कर लिया, तुमने पावर डिटरमाइन कर ली, तुमने स्लिप डिटरमाइन कर ली। अब अगर एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी होती है P आउट बाय P इन। आउटपुट पावर है अभी हमने बताया FH, और वर्टिकल कंपोनेंट इसको ना H से हटा लो, इसको कुछ और का नाम दे दो। H हमने एक और बार यूज कर लिया ना, इसको K दे दो। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो होता है इनपुट पावर FK।
तो एफिशिएंसी हो जाएगी FH, अच्छा K भी दे रखा है, M बोल दो, FH बाय FM, तो ये हो जाती है एफिशिएंसी। तो हमने एफिशिएंसी भी निकाल ली, हमने यहां पे स्लिप निकाल लिया, सारी पावर्स डिटरमाइन कर ली। अब बात होती है मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम पावर की। तो क्या होता है, ये जो सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर मान लो N, ये जो सेंटर है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है टॉर्क लाइन पे और पावर लाइन पे। जैसे देखो टॉर्क लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये मान लो ये परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉप किया, ऐसे ही परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉप किया टॉर्क लाइन पे, पावर लाइन और टॉर्क लाइन पे परपेंडिकुलर्स आ गए। अब ये जो हाइट होगी, इस पॉइंट से ये जो हाइट आएगी जो मैं ग्रीन में बना रहा हूं, ये जो हाइट आएगी ये बताएगी मैक्सिमम पावर, और ये जो हाइट आएगी दैट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो इसमें लिखना टू डिटरमाइन मैक्सिमम पावर वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द पावर लाइन and it intersects the circle. The vertical component will represent maximum power. ठीक है, मेरी बात समझे? Similarly, if we drop a perpendicular from the center to the torque line and then draw a vertical line from that point, the vertical intercept will represent maximum torque. देखो ये 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की, इसने यहां इंटरसेक्ट किया लेटस से O पे, O तो हमने पहले ही मान रखा है, चलो P पे। तो ये जो PR है, तो PR क्या बताएगा, मैक्सिमम टॉर्क। PR इज मैक्सिमम टॉर्क। ऐसे ही सेम प्रोसेस अगर पावर लाइन के साथ करते हो तो दैट विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो काफी सारे पैरामीटर आ गए यहां से। तो इस पे जो है ना 20 नंबर का पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, 20-25 नंबर का सर्कल डायग्राम पे। या अगर छोटा क्वेश्चन किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनाना है तो कैसा बना सकता हूं, ये डायग्राम देके कोई एक लेंथ का मीनिंग मैं पूछ लूंगा। तो इसमें तुम्हें करना क्या है, जो मैंने डेरिवेशन करी थी ना ये सब मत याद करना, तुम बस ये याद करो कि इस डायग्राम के अंदर अलग अलग लेंथ क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वैसा ही तुमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सर्कल डायग्राम बनाने के लिए किसका यूज करना पड़ता है हमें, एक तो नो लोड टेस्ट का और एक ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। तो सर्कल डायग्राम में इतनी नॉलेज मोर देन एनफ है तुम्हारे लिए, एग्जाम के लिए डिस्क्रिप्टिव आए तो ये पूरा जितना तुमने नोट्स में लिखा है ये सारा का सारा यूज होगा, और ऑब्जेक्टिव आए तो सिर्फ लेंथ के नेम यूज होंगे। ठीक है, तो बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।